नीट 2026 में अभी सिर्फ 45 डेज का टाइम रह गया है एंड यही सबसे क्रूशियल टाइम होता है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गारंटी हो जाएगा। अब मुझे पता है कि तुम लोगों से बहुत लोग अपना कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किए होंगे, इसलिए रिवीजन फेज पे अभी तक नहीं जा पा रहे होंगे। इसलिए मैंने एक 36 चैप्टर्स का एक लिस्ट निकाला है, शॉर्ट लिस्टेड, जिसे तुम अगर कवर कर लोगे तुम लगभग फिजिक्स में 130 प्लस, केमिस्ट्री में 140 प्लस और बायोलॉजी में 320 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी, यही लास्ट 2 मंथ्स में ये डिटरमाइन होता है कि तुम कौन सी रैंक लाओगे। पहले कौन कितना पढ़ा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट ये लास्ट के 2 मंथ्स में तुम्हारा प्रिपरेशन किस ट्रैक पर रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इन 36 चैप्टर्स की, तो पहले ये जान लो कि इन चैप्टर्स को तुम्हें पढ़ना कैसे है, क्योंकि अभी तुम अगर कंप्लीट लेक्चर्स देखने जाओगे 3-4 लेक्चर्स पर चैप्टर, तो तुम्हें पक्का टाइम नहीं होगा ये कंप्लीट करने को। इसलिए तुम पहले क्या करो, एक वन शॉट वीडियोस ढूंढो जिससे तुम इस चैप्टर को एक ही बार में कंप्लीट कर पाओ, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ ताकि तुम्हें ये चैप्टर कंप्लीटली आ जाए। ऐसे ही तुम्हें 36 चैप्टर्स के लिए रिपीट करना है विथ अ मिनिमम ऑफ 2 चैप्टर्स पर डे। तो सबसे पहले ये लिस्ट देखते हैं बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में पहले मैंने रखा है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को। जेनेटिक्स में दोनों प्रिंसिपल बेसिस और मॉलिकुलर बेसिस को इंक्लूड कर दो। इससे मिला के लगभग 12 to 15 क्वेश्चन मतलब नीट में आ जाते हैं। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही ईजी यूनिट होता है, बहुत ही ईजिली कंप्लीट भी हो सकता है। इससे तुम बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक 5 to 7 क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं। इसमें कभी भी जो है नीट का कॉम्प्लेक्स वे में नहीं पूछता क्वेश्चन। फिर है ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास की, जिसमें तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सीएनएस के चैप्टर्स कवर होते हैं। ये बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं। यहाँ से तुम भी 10 to 12 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई नीट में 15 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। फिर आता है इकोलॉजी का यूनिट, वो भी बहुत ही ईजी यूनिट होता है। बहुत ही ईजिली एक दिन में तुम दोनों चैप्टर्स कवर कर सकते हो। उसमें भी तुम 10 to 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड इसमें भी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल और सेल साइकिल। ये थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये एक फाउंडेशन बनाता है सारे टॉपिक्स का, एंड इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लगभग 6 to 8 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल नीट में। फिर लास्ट में आता है बायोटेक। बायोटेक लगभग रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी फोकस कर रहा है एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रहा है। बायोटेक के दोनों चैप्टर्स को तुम्हें बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इससे भी तुम 10 क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट में। बायोलॉजी के बाद अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में मैंने डिवाइड कर लिया है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। पहले देखते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में तुम पहले 11th क्लास के दोनों टॉपिक्स को कर लो, हाइड्रोकार्बन्स और जीओसी। जीओसी तो बहुत ईजी होता है, तुम अगर उसे कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हो तो तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन से कुछ रिएक्शन से तुम्हें अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इसे मिला के 6 to 8 क्वेश्चन पूछते हैं। फिर 12th क्लास में तुम ये चैप्टर्स कर लो, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला चैप्टर। इनसे मिला के भी 6 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें तुम्हें ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेम ही टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं नीट में। तुम अगर उन सेट्स को प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादातर आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। फिर इनऑर्गेनिक में तुम पहले केमिकल बॉन्डिंग को करो। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है, एंड अगर तुम इसे इजीली समझ चुके हो ना, तुम सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। ज़्यादा तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इससे 4 to 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर पी ब्लॉक थोड़ा टफ है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें इसे थोड़ा याद करना पड़ेगा बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछता है। इससे ही 4 to 5 क्वेश्चन। और लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इससे 3 to 4 क्वेश्चन। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आए तो सबसे पहले तुम इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करो, दोनों ही केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। फिर तुम सॉल्यूशंस वाला चैप्टर कंप्लीट करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मोल कॉन्सेप्ट, जो तुम्हारे लिए एक बेस बनेगा सारे चैप्टर्स का, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इन सबको मिला के 6 to 8 क्वेश्चंस पक्का आ जाएंगे। ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फॉर्मूला लगा कर तुम्हें आंसर्स निकालने पड़ेंगे। अब लास्ट में बात करते हैं फिजिक्स का। ये मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है। अब फिजिक्स में बहुत बच्चे लैग कर जाते हैं, स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि उनका ये मैथ साइड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फिजिक्स के लिए मैंने जो टॉपिक्स रखे हैं, पहला है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ईजी है, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई। इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस फॉर्मूला लगा के आंसर निकला होता है। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कुछ रिसेंट ईयर्स में, जैसे कि 7 to 9 क्वेश्चन तुम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स से आ जाएंगे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी तुम वो रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, ये वो सब बहुत पूछता है नीट। इससे तुम 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो।
फिर सेमीकंडक्टर से भी 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेशली वो डायोड वाला पार्ट और लॉजिक गेट्स वाला पार्ट। इससे तो लॉजिक गेट्स का सवाल हर साल होता ही है पेपर में। फिर रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इससे भी 3 to 4 क्वेश्चंस। थर्मोडायनामिक्स और केटीजी 4 to 5 क्वेश्चंस। प्लस इससे ये फायदा होगा कि इससे तुम केमिस्ट्री में भी इसे सॉल्व कर पाओगे, बस थोड़े से डिफरेंसेस को तुम्हें याद रखना होगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को केमिस्ट्री में नहीं रखा है, इसे फिजिक्स में रखा है। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स और मेजरली कैपेसिटेंस वाले पार्ट को अच्छे से करना, इससे ही 4 to 5 क्वेश्चंस पक्का आएंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें 2 to 3 क्वेश्चंस। रोटेशनल मोशन 2 to 3 क्वेश्चंस। रोटेशनल मोशन में ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ट्राई करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला पार्ट अच्छे से करो, बिकॉज वहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। फिर लास्ट में एक अच्छा और इजी यील्डिंग टॉपिक, यूनिट, डायमेंशन और एरर्स, वहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है। बहुत बच्चे क्योंकि इस टॉपिक को भूल चुके होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। यहाँ से भी तुम 3+ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस सबको मिला के ना तुम्हारा 35+ क्वेश्चन कवर हो जाएगा, एंड इससे तुम इजीली 120 to 130 स्कोर तो पक्का ला सकते हो। मैंने अभी तुम्हें 36 चैप्टर्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। तुम इन चैप्टर्स को सीरियसली करो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इनको तुम 30 डेज के अंदर कंप्लीट करो, लास्ट 15 डेज में बस रिवाइज करो। इससे तुम पक्का इन चैप्टर्स के हेल्प से ना नीट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। डेली तुम एक मॉक टेस्ट दो, एक से ज़्यादा दोगे तो टाइम वेस्ट होगा। एक ही मॉक टेस्ट दो, और उससे तुम अपना कौन से चैप्टर्स वीक है उन पर फोकस करो, उसको एनालाइज करो। मैं तो कहता हूँ 3 आवर्स अगर पेपर दोगे तो 2 आवर्स उसके एनालिसिस में लगा दो। ये 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर है एक दूसरा पेपर फिर से देने में। एनालाइज करके उन टॉपिक्स को भी ढूंढो जिसमें तुम वीक हो, इससे तुम उनको ज़्यादा रिवाइज कर पाओ। बाकी बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग लेट नहीं हो। लास्ट के 45 डेज बहुत ही एनफ होते हैं नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए। सच बताऊँ तो ज़्यादा कुछ सिलेबस होता नहीं है, तुम लोग बस पढ़े होते हो, तुम्हें बस उन्हें शार्पन करने की ज़रूरत है। तो भूल चुके हो, लास्ट में रिवाइज कर सकते हो, एंड एट द एंड तुम क्वेश्चंस को अगर 45 डेज तक प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम पक्का अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस अपने आप को भरोसा करो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। अभी ट्राई करो, लाइक कोचिंग जाना बंद कर दो, सिर्फ टेस्ट देने के लिए जाओ। अभी बस घर पे सेल्फ स्टडी करो एंड एम करो कि लगभग 10 आवर्स प्लस तुम पढ़ सको एंड 3 आवर्स पेपर सॉल्व कर सको। बस 45 डेज के लिए इस ग्राइंड को कंटिन्यू रखो। फिर मिलते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में।